हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम और आज के इस वीडियो में हम 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक, यानी कि लास्ट वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी दूसरी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से खबरों में है। अब किन वजहों से ये खबरों में है वो रीजंस जानेंगे और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल को फिर से हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022। उसके बाद हम पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो क्यों निकाला गया है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। उसके बाद हम देखेंगे इंटरपोल लॉन्चेस मेटावर्स अराउंड ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट। तो ये मेटावर्स क्या होता है, टेक्निकल टर्म है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर मेटावर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपसे एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, राइट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप इन @BIES Academy, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, लास्ट में यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो कि होता है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। सबसे पहला दिन कौन सा आता है, 23 नवंबर, जिसको हम एज अ मोल डे सेलिब्रेट करते हैं। मोल डे क्या होता है, एक एवोगैड्रो का नंबर होता है जो कि केमिस्ट्री का बेसिक मेजरमेंट यूनिट है। इसको हम केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं अक्सर लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, लेकिन मैक्सिमम लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए एक स्पेशल डे इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 23 अक्टूबर को मोल डे कहते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज 24 अक्टूबर। इसको हम एज अ यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन ही UN चार्टर फोर्स में आया था और इसके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। चार्टर क्या होता है, तो ये चार्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी ग्रुप का एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें उनके राइट्स, बिलीफ, पर्पस सब चीज़ इसमें मेंशन होता है। UN चार्टर के पर्पस की बात करें तो इसके 4 मेजर पर्पस हैं। क्या क्या हैं चारों पर्पस, सबसे पहला है पीस कीपिंग, राइट। उसके बाद है पीस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और लास्ट में आता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। तो इनके 4 मेजर जो भी ऑब्जेक्टिव हैं इनके चार्टर के यही हैं, राइट। 1948 से ही इसको लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है और 1971 को यूनाइटेड नेशंस डे को एज अ पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था और तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे होता है। जैसा कि हमारे कंट्री में 2 अक्टूबर इज़ अ पब्लिक हॉलिडे, उसी तरीके से यहाँ पर 24 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है, जिसके दिन सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद रहते हैं। अब हम स्टार्ट देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट डे, जिसको कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे। इसको भी 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि लोगों का अटेंशन लाया जा सके डेवलपमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, इंटरनेशनल कई देशों को यहाँ पर कोऑपरेट किया जा सके ताकि जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको मजबूत किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके, राइट। सो दिस इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन डे। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड है। ये इस पेपर 2 और 3 में आता है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मेंस में भी आ सकते हैं और प्री में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे आते हैं, सबसे पहले हम कंसर्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी सारे हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं, क्या कंसर्न्स हैं, ये सारे मेंस आंसर राइटिंग में आपके काम आएंगे। तो लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड जो भी मेजर कंसर्न्स अभी फिलहाल के हैं वो है कि जो भी बढ़ते हुए डिमांड है, लिथियम आयन बैटरीज का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उसको बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी हमारे माइंस है हमारे देश में, क्या उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे पहला मेजर कंसर्न है। दूसरा मेजर कंसर्न है, अब बैटरी तो बन गया, बनने के बाद वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। वेस्ट मटेरियल जनरेट को क्या कुछ हम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि उस वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकिल कर लें, रीयूज़ कर लें, ये हमारा सेकंड मेजर कंसर्न है। इसी से लेकर एक वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी आया था जो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं अपने आप में बहुत ही एक यूनिक और प्रेफर्ड मेथड है पावर को स्टोर करने के लिए। अब जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए सोलर एनर्जी हो गया या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए, जो भी होते हैं, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं या फिर एनर्जी कहीं पर हमको स्टोर करना है, तो सबसे प्रेफर्ड मेथड अभी फिलहाल के दिन में है वो है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज में ही सारे पावर को हम स्टोर करते हैं। अब ये एक छोटे से कैमरा मोबाइल फ़ोन से लेकर बड़े बड़े पावर प्लांट्स में भी लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होते हैं, राइट। अब इनका कुछ एज होता है लिथियम आयन बैटरीज का, एक एज के बाद ये एज अ वेस्ट मेट हो जाते हैं। अब वेस्ट हो जाते हैं तो वेस्ट को डिस्पोज करना ये बहुत ही खतरनाक वेस्ट होता है, तो इसको डिस्पोज करना अपने आप में एक चैलेंज है। इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि इनके वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकिल करें। कैसे करें आगे देखेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड क्या है। अभी हम जानते हैं कि आगे के समय में
फॉसिल फ्यूल्स लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल सोर्सेज पे आने वाली है। फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अब इसमें लगातार इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। सबसे पहला जो मेजर कंसर्न है वो है सेफ्टी का। अब हम जानते हैं जो डिज़ाइंस बन रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत स्लीक, स्लिम, लाइट वेट तो है ही, लेकिन उसका जो एक मैक्सिमम रेंज परफॉर्मेंस है, मतलब कि एक चार्ज में कितने किलोमीटर जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेफ्टी किन मायनों में इंपॉर्टेंट है कि अब ये कहीं अगर टक्कर खाते हैं तो क्या ये सेफ़ है कि नहीं, या फिर अभी हम देखते हैं ओला स्कूटर्स या फिर जो स्कूटीज़ थी उनमें हम न्यूज़ में देखते रहेंगे कि स्कूटी में आग लग गई। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। सेकंड है फास्ट चार्जिंग एक्सपेक्टेशन। अभी हम जाते हैं, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स पर गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल पे चल रही हैं या फिर सीएनजी पे चल रही हैं, पेट्रोल पंप पे जाती हैं मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में पेट्रोल टंकी भर जाती है, मान लीजिए 5 मिनट। लेकिन क्या जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको चार्ज करने में कितना समय लगता है? अभी बहुत समय लगता है। तो इसको हम कितना जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। उसके बाद हम देखते हैं जो भी मेटल कॉम्पोजिशन होता है, अब लिथियम आयन बैटरी बनता है, इसमें कॉम्पोजिशन मेटल्स के होते हैं, बहुत सारे मेटल्स मिला के इसको बनाए जाते हैं। तो वो जो मेटल का कॉम्पोजिशन है एक अच्छा, एक हाई परफॉर्मेंस वाला, अफोर्डेबिलिटी वाला कॉम्पोजिशन बनाया सके, ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी सबसे मेजर कॉस्ट होता है। अब इस बैटरी के चार्ज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अगला है एक्सट्रीम टेम्परेचर सेंसिटिविटी। अब अभी हम जैसे ओला का मैंने एग्जांपल बताया, ओला स्कूटी या फिर और कोई भी ब्रांड ले लीजिए, अब यहाँ पर मैं ब्रांड का कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्रॉब्लम करंट में आ रहा है उसमें वो कभी कहीं आग लग जा रहा है। तो वो एक बहुत ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है और टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो भी डिमांड है, जो कंसर्न है, फिलहाल में यही है। अब हम देखेंगे, एक प्रिडिक्शन किया गया है 2025 तक लगभग 7,05,000 टन बैटरीज का यूज़ होना है। वहीं 2040 तक यही बढ़ के 9 मिलियन टन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना तेजी से लिथियम आयन बैटरी का यूज़ बढ़ने वाला है, राइट। अब इसमें वही कंसर्न मैंने बताया कि क्या माइंस हमारे फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, ये एक मेजर कंसर्न है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 ये क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक मिनिस्ट्री है, इन्होंने इस रूल को पब्लिश किया है। और ये रूल जो होते हैं बैटरी रूल 2001, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 को रिप्लेस करके नए रूल्स आए गए हैं। अब इस रूल में कौन कौन बैटरीज कवर्ड हैं? तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो भी बैटरीज होंगे, लिथियम आयन बैटरीज है तो वो कवर्ड होंगे। पोर्टेबल डिवाइसेज लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सारे पोर्टेबल डिवाइसेज के बैटरीज जो यूज होते हैं वो यहाँ पर कवर होंगे। ऑटोमोटिव बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज, सारे टाइप की बैटरीज यहाँ पर कवर होने वाले हैं इस रूल के अंदर में। अब हाइलाइट्स क्या है रूल के? सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? बैटरी के जो प्रोड्यूसर होते हैं, पहले उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि बैटरी उन्होंने प्रोड्यूस किया, मार्केट में दे दिया, यूज हो गया, उनका जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अभी इनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड मतलब कि ये बैटरी प्रोवाइड करेंगे, यूज होने के बाद जो भी उससे रॉ मटेरियल बचता है, जो भी अगर खराब वेस्ट मटेरियल बचता है उसको वो रिकवर करेंगे, रिकवर करके उसको फिर से रिसाइकिल किया जाएगा और फिर से उसको यूज में लाया जाएगा। तो ये एक प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट इज मैकेनाइज्ड ऑफ सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल। अब इन सब काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, EPR सर्टिफिकेट, तो इसको ऑनलाइन लाया जाएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम जानते हैं अभी क्योंकि नया सेगमेंट आ रहा है बैटरी को फिर से रिसाइकिल करना, तो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नए नए जॉब्स डेवलप होंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट मेजर फोकस है। नेक्स्ट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिकवरी ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। अब ऐसा नहीं कि बैटरी वेस्ट हो गया उसमें थोड़ा सा निकाल लिए, अपना जो होता है कोटा होता है, कॉलम होता है, पूरा कर दिया, उसको छोड़ देंगे, नहीं। अगर 100% है उसमें से 30%, 40% जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया कि इतना वेस्ट मटेरियल आपको वहाँ से रिकवर करना ही पड़ेगा, तब जाके वो मैंडेटरी किया गया एक्सक्वेटली। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अपना एक खाना पूर्ति कर देंगे, बैटरी के वेस्ट मटेरियल थोड़ा सा निकाल लेंगे, बाकी उसको एज एज डंप कर देंगे। नेक्स्ट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड कमिटी। अब इसके लिए ऑडिट किया जाना है, मान लीजिए 10 कंपनियां हैं तो अपना कंपनी जो भी काम कर रहे हैं, नहीं पूरा कर रहे हैं, उसके लिए एक कमेटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट इज पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। अगर जो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जो भी प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको एज अ कॉम्पनसेशन कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब ये जो कॉम्पनसेशन से पैसे आएंगे उसके लिए जो मटेरियल्स है उसको रिफर्बिश करने के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ यूज़ होना है। बेसल कन्वेंशन क्या है कि बेसल कन्वेंशन होता है जो भी हजार्डस मटेरियल होता है, जो भी डेंजरस मटेरियल होते हैं, एक देश से दूसरे देश में डंप किए जाते हैं। जैसे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर उनका लैंड एरिया छोटा है या फिर किन्हीं भी कारणों से वो अपने वेस्ट मटेरियल को दूसरे कंट्री में डंप करते हैं, तो ये बेसल कन्वेंशन है, इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, जिस पेपर 3 का हिस्सा। आप देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एक एनुअल रिव्यू होता है G20 नेशंस के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड ये क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, राइट। इस रिपोर्ट में दिखाया क्या जाता है
तो इसको क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो भी G20 नेशंस हैं जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन को लेकर क्या एक्शंस ले रहे हैं उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एक ग्लोबल पार्टनरशिप में एक शेयर्ड मिशन एक तरीके से। क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया एनवायरनमेंट से कंसर्न है। एनवायरनमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एक नहीं झेलेगा, सारे लोग झेलेंगे। और सबसे जो मेजर लोग होते हैं G20 नेशन, ये हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं। यही कंट्रीज होते हैं सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन बहुत हाई है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, राइट। अब ये रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं जो कि G20 कंट्रीज से ही आते हैं। इस साल का थीम जो रहा है वो है G20 रिस्पॉन्स टू एनर्जी क्राइसिस क्रिटिकल फॉर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। दिस वॉज द थीम ऑफ दिस 2022 रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो भी क्लाइमेट इमरजेंसी और क्लाइमेट एनर्जी क्राइसिस है, इन दोनों के बीच का लिंक प्रोवाइड करता है। क्लाइमेट इमरजेंसी क्या होता है? जैसे कि अभी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये एक हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी है। एनर्जी क्राइसिस क्या होता है? एनर्जी क्राइसिस अब रिलेटेड क्यों है? क्योंकि एनर्जी के जलने से ही हमारे क्लाइमेट में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके जलने से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इसलिए दोनों के बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना क्या है, राइट। अब हम रिपोर्ट्स की फाइंडिंग देखें तो यहाँ पर G20 कंट्रीज हैं जो फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन में इन्होंने सपोर्ट दिया है, जो एक नया हाई, मतलब एक नई ऊंचाइयों को छू लिया। $64 बिलियन इतना पैसों का सपोर्ट किया है इन्होंने ताकि फॉसिल फ्यूल्स को हम प्रोड्यूस कर सकें। अब फॉसिल फ्यूल को प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? क्लाइमेट क्राइसिस आता है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फॉसिल फ्यूल की जो सब्सिडीज होती हैं वो 2020 में $147 बिलियन हो गई थी, मतलब ये कम हो गई थी। फिर से वो 29% बढ़ गया अगले साल 2021 में। जहां $147 बिलियन था, वहीं 2021 में $190 बिलियन था। इसका मतलब क्या हुआ कि $190 बिलियन का यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए, राइट। और जो सब्सिडीज होती हैं, सब्सिडीज भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2022 में फॉसिल फ्यूल्स के लिए जो भी सब्सिडीज दी जाती हैं सरकारों के द्वारा, वो भी बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है? रशिया वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसकी वजह से हर देश में महंगाई बढ़ रही है और महंगाई की वजह से सरकारों को सब्सिडी देना पड़ रहा है। G20 मेंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन देश दे रहे हैं? तो चाइना, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये 3 देश सबसे टॉप में है जो कि सबसे हाईएस्ट सब्सिडीज दे रहे हैं, राइट। अब इस सब्सिडीज देने की वजह से क्या हो रहा है? जो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देना था, ग्लोबल टेम्परेचर एक तरीके से है, वो सरपास हो रहा है और बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही जो ग्लोबल एमिशन है, कोविड के समय हमने देखा था कि ग्लोबल एमिशन कम हो रहा है क्योंकि व्हीकल रनिंग कम हो गया था, लेकिन ये फिर से 5.9% बढ़ गया। अब हम इंडिया से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग है, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? तो इंडिया का टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक्सक्लूडिंग LULUCF क्या है? लैंड यूज चेंज इन फॉरेस्ट्री। इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो इसका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 182% इंक्रीज किया है। कब से? 1990 से लेकर 2019 तक, इन समय में 182% का इजाफा हुआ है, राइट। अगला है पर कैपिटा एमिशन। पर कैपिटा एमिशन यानी कि एक इंडिविजुअल कितना एमिट कर रहा है। तो इंडिया में जो पर कैपिटा एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज या फिर G20 नेशंस के एक इंडिविजुअल का 30% है। मान लीजिए किसी भी देश में अगर 100% एमिशन एक इंडिविजुअल कर रहा है तो इंडिया में वहीं पर ये 30% एमिशन होगा किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा। और ये भी टोटल पर कैपिटा एमिशन जो है ये भी 12% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम कंपेयर करें 2014 से 2019 तक, इसके बीच 12% का ये इंक्रीमेंट हुआ है। मीथेन एमिशन भी इंडिया में बढ़ा है, 10% का इजाफा हुआ है 1990 से 2019 के बीच में। और ये जो मेजर एमिशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर्स क्यों आता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिफाइनिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, स्टबल बर्निंग भी हम देखते हैं यहाँ पर हरियाणा पंजाब में किया जाता है। तो इनके वजह से एमिशन, मीथेन एमिशन एनवायरनमेंट में होता है। और एग्रीकल्चर एमिशन क्या होता है ऑलरेडी हम जान चुके हैं, राइट। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है FATF ग्रे लिस्ट। ये हमारे GS पेपर 2 का हिस्सा है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्रीज के ये टॉपिक में आता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में आ सकता है या फिर यहाँ पर कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ सकता है कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तभी यहाँ पर खबरों में क्योंकि हाल ही में हम जानते हैं कि FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है। जो भी टेरर फाइनेंसिंग होती है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उससे रिलेटेड पाकिस्तान को सबसे पहले ग्रे लिस्ट में रखा गया था। अब ग्रे लिस्ट से इसको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इनके जो भी कंसर्न होते हैं, इस कंसर्न को फुलफिल किया है पाकिस्तान ने, इसके वजह से ग्रे लिस्ट से इसको बाहर निकाल दिया गया। अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज, इंडिया के दूसरे नेबरिंग कंट्रीज जिनको ग्रे लिस्ट में रखा गया था, तो इसमें म्यांमार को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में रख दिया गया था क्योंकि 2021 में एक मिलिट्री कूप हुआ था, वहां की सरकार गिरा दी गई थी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रूल कर रहा है। इसके वजह से म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, राइट।
FATF क्या है कि ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए एक वॉचडॉग इंटरनेशनल लेवल पे ये देखता है कि किस कंट्री में बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ पर टेरर के लिए फाइनेंस किया जा रहा है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये 1989 बनाया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा पेरिस में। G7 कौन कंट्रीज़ है? दुनिया के सबसे टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़, टॉप 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ एक G7 का ग्रुप है, राइट। और इसका जो सेक्रेटरीट है या फिर कह सकते हैं आप ऑफिस है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में लोकेटेड है, राइट। मेंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं और ये 37 देशों के बॉडी है, मतलब कि 37 देशों के लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। क्या क्या आते हैं कि यूरोपियन कमीशन, दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडोनेशिया सिर्फ अभी ऐसा कंट्री है जो कि एज अ ऑब्जर्वर कंट्री है FATF में। उसके बाद इंडिया ने 2006 में एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पर ज्वाइन किया था, उसका 2010 में एक FATF का फुल मेंबर बन गया, ठीक है। इसमें जो भी रीजनल पार्टनर्स हैं लाइक एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशिया ग्रुप, ये दूसरे रीजनल पार्टनर्स हैं। ये तो इसका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसके अलावा जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो इनके साथ इसी तरीके के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, वो है एशिया पैसिफिक ग्रुप और दूसरा है यूरेशियन ग्रुप, राइट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है? तो FATF की एक मीटिंग होती है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि साल में 3 बार मिलती है, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। और यहाँ पर एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट लाया जाता है, अलग अलग कंट्रीज अपनी रिपोर्ट देती हैं और दूसरे को रिव्यू करती हैं। उसके बाद उसी के बेसिस पर किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। अब ये मेजर डिफिशियंसीज देखा जाता है। डिफिशियंसी मतलब किस देशों में कितना इंक्रीमेंट है, कितना कमी है। AML और CFT। AML क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और CFT क्या है? कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, राइट। तो इनसे रिलेटेड कंसर्न देखे जाते हैं, उसी के बेसिस पर कंट्रीज को ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है? तो ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्रीज आती हैं जिसको सेफ हेवन माना जाता है। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग है, मान लीजिए आपको हवाला का पैसा है किसी देश से अपने कंट्री में मंगाना है, फिर अपने पास मंगाना है, तो जो कंट्रीज सेफ हेवन, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे काम बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग बहुत ईजिली हो सकता है। अगला है ब्लैक लिस्ट। अब जो कंट्रीज, अब जैसे किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा गया, अब यहाँ पर इस पे जो FATF है बहुत ही फोकस से इसको देखेगा और इससे कुछ कंसर्न होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो बताता है कि भाई आप ये फॉलो कर लीजिए, नहीं कि आप तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो अगर उस कंसर्न को फुलफिल कर पाती हैं, जैसे पाकिस्तान ने अभी किया, तो उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, और अगर ये पाकिस्तान ना कर पाती तो उसको उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में डालने से नुकसान क्या होता है? जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होते हैं, इकॉनमीज होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आती है। इसके वजह से कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना चाहता है। अभी फिलहाल में बात करें तो ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। ये GS पेपर 3 बैंकिंग सेक्टर और NBFC से रिलेटेड है। खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में हमारे RBI के गवर्नर TB रविशंकर, इन्होंने इंटरनेशनल ऑफ रुपीज, रुपी को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले आने का पीछे का इंपॉर्टेंस बताया है, उसका एडवांटेज क्या है और उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है, ये सब बताया है। इसकी वजह से यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज ये है क्या? तो एक प्रोसेस होता है ताकि हम रुपी का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, जैसा कि अगर हम हर कंट्री का एक अपना करेंसी होता है, इंडिया का रुपी है, जापान का येन है, US का डॉलर है, सबका अपना अपना करेंसी होता है। तो करेंसी मेजरली क्या होता है, उसी देश में यूज होता है। लेकिन अगर जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, एक दूसरे देश से दूसरे देश में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसा कि अभी हम देखते हैं अक्सर लोग डॉलर का बात करते हैं। डॉलर के टर्म में कोई भी इकॉनमी, कोई भी रिपोर्ट डॉलर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाने वाला करेंसी है। तो इसी तरीके से इंडिया का जो भी करेंसी है, रुपीज है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देना, इसी के लिए इंटरनेशनल ऑफ रुपीज करना जरूरी है। अभी हम बात करें करेंटली, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए 88% रिस्पॉन्सिबल है डॉलर। डॉलर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंडिया वहीं पर सिर्फ 1.7% ग्लोबल ट्रेड में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता होगा? जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर इंडियन रुपी यूज़ होता होगा। इंडिया अभी करंटली फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करता है सिर्फ करंट अकाउंट्स में, जैसे कि एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट किसके होते हैं? जो भी बिजनेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, वहाँ पर करंट अकाउंट ओपन होते हैं, उनके लिए अलाउ करता है, राइट। इंडिया में जो कन्वर्टेबिलिटी है अभी पूरी तरीके से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल नहीं है, तो इसको इंप्रूव किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? अब इसका नीड क्यों है? तो पूरी तरीके से अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे डॉलर के ऊपर, तो इससे क्या होगा? ग्लोबल इन्फ्लेशन तो आता ही है, अगर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। तो इससे क्या होता है? जो रुपी का डिप्रिशिएशन अभी हम देखते हैं, इंडिया का जो रुपी है ये अभी अपने सबसे लोएस्ट चल रहा है। अगर हम US डॉलर से कंपेयर करें पहले के वैल्यू में, अभी के वैल्यू में, तो अभी का जो टाइम है इतने समय बहुत ही लो पे है इंडिया का रुपी का वैल्यू, राइट। वहीं पर RBI ने डोमेस्टिक ट्रेडर्स के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल जो भी रुपी में अलाउ कर दिया है, मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक ट्रेडर्स,
वो अब इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। अगर हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? सबसे पहला, अप्रिशिएट करेंसी वैल्यू। अभी जैसा कि रिड्यूस हो रहा लगातार करेंसी का वैल्यू, वो इंक्रीज हो जाएगा। मिटिगेट एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। अब अगर जैसे कि अगर वैल्यू, जैसे यूएस डॉलर का वैल्यू चेंज होता रहता है, अब हमको अगर एक्सचेंज करना है ट्रेड के लिए, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता रहता है लगातार इसमें, तो उस वैल्यू को जो भी वॉलेटिलिटी होती है एक्सचेंज वैल्यू, उसको हम कम कर सकेंगे या फिर खत्म कर सकेंगे। मेकिंग सिग्निफिकेंट सेविंग। अब जो भी इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व है उसको हम आसानी से सेव कर सकेंगे, क्योंकि हमें इसमें ना तो इसमें कन्वर्ट करना है ना कुछ करना है, इसको एज इट इज यूज होना है। इंप्रूव इट स्टैंडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके रिस्क की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी पर असर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो एक सेट ऑफ एक्शन होता है, किस लिए? ताकि भी जो नेशनल का ओवरऑल मनी सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ताकि एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हम पा सकें। इंडिया में पैसा आता है, जैसे कि हम जानते हैं, पैसा आता है खर्च करते हैं। जैसे हम कोई अगर जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो पैसा कुछ कमाते हैं, सैलरी आती है, उसको खर्च करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपना एक पॉलिसी या फिर आप कह सकते हैं पूरा बजट बनाते हैं। तो उसी तरीके से पैसे को कैसे मूव किया जाए, कैसे यूज किया जाए, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसीज हर कंट्रीज बनाती हैं। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अभी तक क्या होता था, सिर्फ इंडिया में ही रुपी यूज होता था मैक्सिमम लेवल पर, और उसी हिसाब से यहाँ पर चलाता था। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में रुपया आ गया, तो मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई मार्केट प्रॉब्लम आता है, फ्लक्चुएट करता है, तो उसी तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इंडिया को भी देखना पड़ सकता है, राइट। और हॉट मनी का आउटफ्लो हो सकता है, वो आसानी से हो सकता है, जैसे ईस्ट एशियन क्राइसिस 1997 में हुआ था, उसी तरीके के कंडीशंस इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, राइट। अब हम बात करें स्टेप्स, रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, उस टॉपिक को आपको फिर से डिटेल में एक सिंगल टॉपिक के रूप में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, राइट। अगला है पॉलिसीज बनाए जाएंगे ताकि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट को रेगुलेट किया जा सके, और बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं? किसी भी दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड के लिए, कि कितना आपका इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। उसका जो फाइनेंशियल फंडामेंटल है देश के, उसको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चन आपको प्री में कहाँ से आ सकते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का डेफिनेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, करेंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके इम्पैक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज अगर आपके मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेटावर्स से रिलेटेड है। तो इंटरपोल ने एक मेटावर्स लॉन्च किया है ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट में, जीएस पेपर 3 का हिस्सा है। अब ये क्या होता है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले खबरों में क्यों है, तो इंटरपोल ने अपना सबसे पहला मेटावर्स लॉन्च किया है अपने 90th जनरल असेंबली दिल्ली में। मेटावर्स क्या होता है? तो एक 3D वर्जन होता है इंटरनेट का। आप समझ लीजिए इंटरनेट आप चलाते हैं तो इंटरनेट का एक 3D वर्जन। अभी इसको मैं और डिटेल में समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्म को कब कॉइन किया था। तो 1992 में सबसे पहले एक फिक्शन नॉवल था स्नो क्रैश, इसके ऑथर थे नील स्टेफेंसन। इन्होंने सबसे पहले मेटावर्स टर्म जो होता है कॉइन किया गया था, वहीं से मेटावर्स उठाया गया है और यूज किया गया है। तो मेटावर्स का मतलब क्या होता है? मेटावर्स, अगर आपने अभी खबरों में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है मेटावर्स, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, आप कुछ भी आप सर्फ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन मेटावर्स क्या करता है, आपको उसका पार्ट बना देता है, आप वहां पर जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये मेटावर्स का पावर है। मेटावर्स अगेन अपने आप में बहुत ही डिटेल टॉपिक है। इफ यू वांट टू मेक अंडरस्टैंड इन डिटेल, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक अ वेरी सेपरेट वीडियो टू एक्सप्लेन मेटावर्स इन डिटेल, राइट। मेटावर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे एस्पेक्ट का, फिजिकल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन होता है ताकि आप वर्चुअली इंटरेक्ट कर सके। एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, आपका फ्रेंड दूसरे घर में बैठा है, तो आप मेटावर्स के हेल्प से आप घर बैठे ही कहीं एक पोजीशन पे दोनों मिल सकते हैं, वर्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हैं। लगेगा आपको कि आप एक्चुअली वहां पर प्रेजेंट हैं, यू विल बी एबल टू फील दोज थिंग्स। सो दिस इज पावर ऑफ मेटावर्स, जो कि अभी आगे टेक्नोलॉजी में आने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अब यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है इंटरनेट और मेटावर्स के बीच में। तो इंटरनेट क्या होता है? आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या फिर फेसबुक कुछ भी चला रहे हैं, तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उस इंटरेक्शन के पार्ट नहीं है, डायरेक्टली पार्ट नहीं है। यू आर टाइपिंग, इधर वीडियो कॉलिंग। लेकिन मेटावर्स में क्या होता है, आप उस एक्शन के बीच में, अगर आपको, जैसे मैंने बताया, दो दोस्त हैं, आपस में आप चैट करते हैं, मेटावर्स में आप कहीं पर जाके मिल सकते हैं, कोई स्पॉट्स पे डिसाइड कर सकते हैं, स्पॉट्स में क्या चीजें होती हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आगे जो होने वाला है, अब हर चीज के प्रोज एंड कॉन होते हैं, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन होंगे, उसके बारे में जैसा कि मैंने बताया, इफ यू नीड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, वहां पर मैं सारी चीजें बता दूंगा। इंटरनेट मैंने बताया कि आप ऑनलाइन हो सकते हैं, चाहे आपको मिलना हो, किसी से बात करना हो या ना करना हो, यू कैन बी स्टिल ऑनलाइन। लेकिन मेटावर्स में क्या होता है, एक तरीके का डिजिटल ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, आप वहां पर एग्जिस्ट करेंगे।
जैसे कि आपको अपने दोस्त के साथ वर्चुअली स्कूल जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। दिस थिंग कैन बी डन अंडर मेटावर्स। एप्लीकेशंस क्या होंगे? तो इंटरपोल ने जो मेटावर्स किया है, एक सिक्योर क्लाउड के लिए किया है। इंटरपोल सिक्योर क्लाउड पे ये यहाँ पर मेटावर्स का सारा एक्शन लिया गया है। ये एक तरीके के एक वर्चुअल टूल देने के लिए किया गया है। इंटरपोल के जो जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स है, इसका एक डिजिटल टूर देने के लिए ये मेटावर्स यहाँ पर इन्होंने बताया है या फिर डेवलप किया है। मेटावर्स के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें डिजिटल करेंसीज, कॉन्सर्ट, सोशल, ऑनलाइन शॉपिंग, नॉन फंजिबल टोकन, मार्केट प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क प्लेस, सोशल मीडिया, डिवाइस इंडिपेंडेंस, गेमिंग, डिजिटल ह्यूमंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिजिटल एसेट्स, ये सारी चीजें एक मेटावर्स के एलिमेंट्स में आ जाते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022, जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हिस्सा है। खबरों में क्यों है? क्योंकि एनसीएसटी इन्होंने न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 को होल्ड पे रख दिया है। क्यों होल्ड पे रख लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक मेजर कंसर्न है कुछ। सबसे पहले क्या है, इस रूल के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं कि जो भी फॉरेस्ट का लैंड है उसमें लोकल ट्राइबल का कंसर्न पूछा ही नहीं जाता है। कि मान लीजिए फॉरेस्ट का कोई भी लैंड है जहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, उसको एज ए डेवलपमेंट प्रोसेस या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, रोड, बिल्डिंग, कुछ भी बनाने के लिए ट्राइबल का कोई पूछताछ नहीं होगा, कोई कंसर्न नहीं होगा, उनसे मतलब ही नहीं होगा, डायरेक्ट वहाँ पर एक्शन ले लिया जाएगा। तो इससे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसी की वजह से इस लॉ पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्राइबल पीपल के जो राइट्स होते हैं, लैंड राइट्स होते हैं, उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं, उस पर इन्फ्रिंज या फिर उसके ऊपर से काम किया जाएगा। आगे है बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टीज आके कुछ भी खेती कर सकते हैं, यहाँ पर कंपनीज बना सकते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस रूल्स में ट्राइबल लोगों का कोई भी मेंशन नहीं है। कोई भी ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनका कोई मेंशन ही नहीं है कि उनका भी कोई लैंड है, उनका राइट्स है, कोई मतलब नहीं है। इसके वजह से ये होल्ड पे लाना बहुत ही ज़रूरी था। और इवन ग्राम सभा का जो भी कंसेंट होता था, पहले क्या होता था, अगर जंगल का कोई भी आपको लैंड यूज़ करना है तो वहाँ के ग्राम सभा का कंसर्न या फिर उनका नीड कंसेंट बहुत ही ज़रूरी था। अब यहाँ पर नए रूल में इसको हटा दिया गया था। अगला आगे हमें मैंने बताया कि जो ग्राम सभा होता है, लोकल गवर्निंग बॉडी होती है गाँव के एरिया का, उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी था, लेकिन अब हटा दिया गया है। इसमें फॉरेस्ट लैंड को डिफाइन कर दिया गया है। अब कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड तो फिक्स होता नहीं है, कोई ये आर्टिफिशियल तो है नहीं, नेचुरल है, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब इसको जो भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। कोई प्रोजेक्ट है डायरेक्ट वहाँ पर कर दिया गया, वहाँ पर बिल्डिंग भी अलाउ किया जा रहा है फॉरेस्ट बनने के लिए, इसीलिए इस रूल को होल्ड पे लाया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल क्या है? तो ये एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रूल है जो कि भी हाल ही में लाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर में। और इस कंजर्वेशन रूल के अंडर में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना है वो होना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर में, राइट। इसीलिए इसको होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी था। अब इसमें जो भी जंगलों में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हाईवे बनाना है, रेलवे लाइन ले जाना है, माइनिंग करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को लेकर जो भी कंसर्न होते हैं वो सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल मेंशन होते हैं। लेकिन अभी इसको चेंज किया जा रहा था, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इसको होल्ड में ला दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन ग्रेट बस्टर्ड। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जीएस पेपर 3। अगेन ये बायोडाइवर्सिटी में आता है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। ये आपके प्री एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में भी देखा गया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये हो सकता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ये फ्लाई करके चले गए हों, क्योंकि ये एक, अगर हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की इंपॉर्टेंट की, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एक तरीके के फ्लैगशिप स्पीशीज़ हैं, ग्रासलैंड स्पीशीज़। ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं और एक तरीके से ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड होते हैं दुनिया के, ठीक है। ये जो भी दुनिया में जो भी पक्षी उड़ सकते हैं, जो साइज़ होते हैं, जो बड़े साइज़ होते हैं, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मतलब इसके अलावा भी है, लेकिन ये भी उनमें से एक आता है। वेट की बात करें तो मेल बर्ड एक 12 से 15 केजी वेट कर सकता है, वहीं फीमेल बर्ड 5 to 8 केजीज वेट कर सकती है। अब इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं चिकन। अगर आप चिकन खाते होंगे या नॉनवेज होंगे तो आप देख सकते हैं कि चिकन, या फिर देखा भी होगा आपने, चिकन का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 से 2.5 किलो ऑन एवरेज, लेकिन यहाँ पर 12 से 15 किलो तक वेट होता है। तो आप साइज़ यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट फिजिकल फीचर्स, यहाँ पर ये फिजिकल फीचर्स लिखे हैं, यू कैन रीड आउट इनके फिजिकल फीचर्स ये दिखते कैसे हैं। अब द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को थ्रेट्स क्या है? तो इनमें अगर ये पावर ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, क्योंकि ये पक्षी उड़ सकते हैं, इनके हंटिंग भी बहुत ही आसानी से होती है। पाकिस्तान में भी इनकी हंटिंग हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन से इनको बहुत ही खतरा होता है, क्योंकि उड़ भी सकते हैं और इनका साइज़ भी बड़ा होता है। प्लस इनका हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं उसका भी खत्म हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल लिस्ट, इसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स, इसमें ये अपेंडिक्स 1 में इनको लिस्ट किया गया है। अब ये सबसे, इसको ऑलरेडी मैं पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज़ सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस
IUCN या फिर आपको ये साइट्स, CMS, ये क्या होते हैं, सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कन्वेंशन ऑन मिटिगेटरी स्पीशीज अपेंडिक्स 1 में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये शेड्यूल 1 में आते हैं। इफ यू नीड सेपरेट वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स ऑल्सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इसको मैं फिर से डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, राइट। अभी डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, राइट। हम देख लेते हैं मेजर्स क्या लिए गए हैं GIB या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, उसके बाद नेशनल बर्ड बस्टर्ड रिकवरी प्लान, इसको हाल ही में लाया गया है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी, यानी कि उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पर ये ब्रीड कर सकें, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्यों, ताकि इस बर्ड्स के स्पीशीज़ को ब्रीड करने के लिए एरिया प्रोवाइड किया जा सके, ह्यूमन प्रेशर इन पे रिड्यूस किया जा सके, इनके हैबिटेट्स को बचाया जा सके। नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली मेजर्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं वो भी लाए गए हैं इनको प्रोटेक्शन के लिए। तो बहुत सारा मेजर यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इन स्पीशीज़ को बचाया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होता है तो पूरी तरीके से फूड चेन या फूड वेब पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए स्पीशीज़ बहुत जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं लगातार, कुछ कुछ स्पीशीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी 2020 में आ चुका है विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन भी है, यहाँ पर आंसर भी है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, राइट। So this was all about today's video. Thank you for watching. I hope you've understood every concept. अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। Thanks for watching. See you next video with new topics. Till then, goodbye.